गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द पेस्ट मैनेजमेंट। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे एजुकेशनल और इस तरीके के जो लेक्चर्स हैं आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दैट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द पेस्ट मैनेजमेंट। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी मतलब हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि हम बहुत सारी एंजाइम्स को यूज करते हैं जिससे हम डीएनए को स्प्लिट कर सकते हैं, और आपने सुना होगा कि इंडोन्यूक्लियस को माइक्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपने बेसिक पहले पढ़ा है ना, इन सारी चीजों के को यूज करके हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब दैट इज दी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, इनका हम यूज करके पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ यही अप्रोच है कि हम एंजाइम्स ही यूज करें। ठीक है, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि पेस्ट मैनेजमेंट में बायोटेक्नोलॉजी यूज करती है, दैट इज अगर हम बात करें तो सबसे पहला है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सेकंड है सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी, थर्ड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, इनको एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी का रोल जो है मतलब क्या है कि यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, इनमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज होती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, बहुत पुराना मेथड है जो कि पहले से यूज होता आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। यानी इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जनरली हम टारगेटेड जो एनिमल्स हैं, या फिर कह सकते हैं एनिमल्स नहीं बोलेंगे, हम प्लांट के बारे में बात करें तो जो टारगेटेड प्लांट्स हैं उनको हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए जो है रेजिस्टेंट है और प्लांट बी हमारे लिए इकोनॉमिकली ज्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या करते हैं, ए को बी के साथ क्रॉस कराते हैं ताकि जो ए के कुछ कैरेक्टर्स हैं यानी जो रेजिस्टेंट जिन है वो बी में ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहलाता है और ये हमारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। तो इसमें होता क्या है, जीन्स ऑफ द रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस जीन है आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, फ्रॉम ए डिफरेंट स्पीसीज। जो डिफरेंट स्पीसीज जिनमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है या फिर है वो ट्रांसफर हो जाता है उस स्पीसीज में जिसमें ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस जीन है वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है WPH रेजिस्टेंट जीन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओराइजा सटाइवा टू ओराइजा ऑफिसिनालिस। ठीक है, अब यहाँ पे है कि सर WPH क्या है? WPH एक हॉपर है, प्लांट हॉपर है, इसका पूरा नाम बोलते हैं व्हाइट बैग प्लांट हॉपर। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि जो व्हाइट बैग प्लांट हॉपर रेजिस्टेंट जीन है उसको ट्रांसफर किया गया है ओराइजा सटाइवा में। कहां से? ओराइजा ऑफिसिनालिस। ये एक दूसरी स्पीसीज है ओराइजा की और एक दूसरी स्पीसीज है। तो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जनरल ब्रीडिंग की तरह यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से हम जो ट्रांसफर करते हैं रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं वाइड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका हम अभी टेक्निक भी देख सकते हैं। नॉर्मली ये तो ब्रीडिंग से कराते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज द सोमा क्लोनल वेरिएबल। सोमा क्लोनल, अब सोमा क्लोनल जो है सबसे पहले एक वर्ड आता है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि ये वेरिएबिलिटी जो होगी या फिर ये वेरिएशन जो होगा वो कहाँ हमें ऑब्जर्व होगा, जब प्लांट को हम ग्रो करेंगे टिश्यू कल्चर से। ठीक है, आपने टिश्यू कल्चर पहले पढ़ा होगा। टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है कि एक प्लांट है, हम उस प्लांट में से एक्सप्लांट निकालते हैं। एक्सप्लांट मतलब वो पार्ट या फिर वो टिश्यू जहां से हमें फर्दर जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना है। मतलब क्या करते हैं, टिश्यू निकालते हैं मेन प्लांट में से। बेसिकली हम एपिकल पार्ट से ही निकालते हैं, वहां के जो सेल्स होते हैं बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो हमने वहां से क्या निकाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाला। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उस एक्सप्लांट को हमने निकाला और उसको ले जाते हैं इन विट्रो कंडीशन में और फिर वहां पे ग्रो कराते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है प्लांट ए से भी तो हमने टिश्यू निकाल के बनाया है। ठीक है, तो क्यों वो प्लांट अलग हो जाएगा, वेरिएबिलिटी कहां से आएगी, वेरिएशन कहां से आएगा? तो यहाँ पे जो वेरिएशन का रीजन होता है ना वो होता है म्यूटेशन। ठीक है, अब जो म्यूटेशन है वो कॉज कर रहा है वेरिएशन। तो फिर एक और क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो हो क्यों रहा है? ठीक है, तो म्यूटेशन का जो रीजन होता है दैट इज इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन हम डिफरेंट केमिकल्स यूज कर रहे हैं या फिर जो प्लांट का कंडीशन है वो जनरल कंडीशन में तो नहीं है। मतलब प्लांट जिस तरीके से ग्रो करता है, फिर प्लांट जिस तरीके से बनता है सीड से, वो तो कंडीशन नहीं है। तो एक प्लांट जो है वो नॉर्मल कंडीशन से बने और एक जो प्लांट है उसको हमने बनाया है इन विट्रो कंडीशन में। तो
ऑब्वियस है कि वहां ना कुछ डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम वेरिएशन लाते हैं। तो इसमें आप पढ़िए कि वेरिएशन ऑब्जर्व इन द टिश्यू कल्चर डेराइव्ड प्रोजेनी, ठीक है, जिस जिस प्रोजेनी को हम टिश्यू कल्चर से बनाया है उनमें हमें सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी दिखती है। एग्जांपल में सोमा क्लोनल वेरिएंट्स ऑफ सॉर्गम रेजिस्टेंट टू सोडोप्टेरा ल्यूटेरा हैज बीन इवॉल्व। अब ये क्या है, ये कौन सा इंसेक्ट है, ये है हमारा टोबैको का कट फॉर्म। टोबैको कट फॉर्म का नाम होता है स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, ये सर यहाँ पे क्या डिफरेंट आएगा, मतलब क्या वेरिएशन आ सकता है। तो जैसे नंबर ऑफ टेलर्स, लेट्स सपोज हम राइस के बारे में बात करते हैं, और राइस के प्रोजेनी को हमने टिश्यू कल्चर से बनाया, तो हो सकता है जिस प्लांट से हमने उसका टिश्यू लिया था, एक्सप्लांट लिया था, उसमें टेलर्स ज्यादा लगते हो, इसमें हो सकता है कम लगे, या फिर उसमें कम लगते थे इसमें ज्यादा लगे, ठीक है। पैनिकल का साइज चेंज हो सकता है, सीड की फर्टिलिटी, वायबिलिटी, सारी चीजें चेंज कर सकती हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन या फिर वेरिएबिलिटी के थ्रू। तो थर्ड मेथड है दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज करना। अब ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या हुआ, जिन ट्रांसजेनिक है, ट्रांस मींस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनमें हम एक जगह से जीन को उठाते हैं, ठीक है, और दूसरे जगह जीन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जहां से उठाएंगे उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस जीन है, तो उसी जीन को वहां से उठाते हैं, और जिनमें रेजिस्टेंस चाहिए उनमें हम ऐड करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं एक बार। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स which possess one or more additional genes. Additional gene है मतलब बाहर से इनमें जीन ऐड करेंगे। This is achieved by the cloning additional genes into the plant genome. Plant genome मतलब प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम क्लोनिंग कर देते हैं एडिशनल जीन्स का, ठीक है, बाय द टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब काट वाट के क्या करते हैं, नॉर्मल हम एंडोन्यूक्लियोस यूज करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, उनके डीएनए को कट करेंगे, और मेन जो प्लांट जिनमें हमें रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे इसको ले जाके हम जोड़ देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो एडेड जीन्स होते हैं ना, वही रेजिस्टेंस को, मतलब प्लांट में रेजिस्टेंस को पहुंचाते हैं पेस्ट के प्रति। मतलब मान लो जो पेस्ट, लेट्स सपोज हमारा जो बी प्लांट है जिसमें रेजिस्टेंस के लिए हमने जीन ऐड किया है, उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस पेस्ट के लिए, जिस पेस्ट के लिए हमने वो जीन को ट्रांसफर किया है। तो ये बेसिकली 3 तरीका है जिससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो जो मोस्ट प्रोनाउंस तरीका है, या फिर हम कह सकते हैं जो मोस्ट वाइडली तरीका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, दैट इज द ट्रांसजेनिक, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट में भी क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ मोर और वन और मोर फॉलोइंग जीन्स। हम कुछ कुछ जीन्स को ऐड करके कर सकते हैं। अब जैसे कौन कौन से जीन्स, जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है बीटी इंडोटॉक्सिन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, मतलब बीटी टॉक्सिन जीन को इंसर्ट करके। सेकंड है प्रोटीएज इनहिबिटर जीन को ट्रांसफर करके। थर्ड है अमाइलेज इनहिबिटर जीन। फोर्थ है लेक्टिन्स का ट्रांसफर करके, लेक्टिन जीन्स। और लास्ट है एंजाइम जीन को ट्रांसफर करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 जो हम जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते कैसे और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं अभी, इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट जो है इसमें रेजिस्टेंट जीन है, ऑलरेडी क्या किया है, बैसिलस thuringiensis का जो जीन है इसमें मतलब हमने डाल दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कॉर्न प्लांट है बेसिकली, इस पे कॉर्न बोरर आ रहा है। जैसे इसने इसको खाया, क्या हो गया, प्लांट है, क्योंकि इसने क्या किया, जो बीटी जीन है ना, ठीक है, क्राई प्रोटीन, वो क्राई प्रोटीन होता है बैसिलस thuringiensis में, जो कि इनके जीनोम जाता है इनके गट में, ठीक है। और बेसिकली क्या करता है, ये जो है मतलब इंसेक्ट में नहीं जाता है, प्लांट के इसमें चला जाता है जीनोम, ठीक है, डीएनए चला जाता है क्राई प्रोटीन। और जैसे क्राई प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, और जैसे वो गट में जाता है वहां पे वाटर अवेलेबल होता है, या फिर कह सकते हैं कि वहां का जो कंडीशन होता है दैट इज अल्कलाइन, और वहां पे जाके ये जो हमारा बीटी जीन है, फिर क्राई प्रोटीन है, एक्टिवेट हो जाता है, उसके गट को परफोरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी उनका बॉडी का फ्लूइड है बाहर आ जाता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। बेसिकली ये मैकेनिज्म है। तो एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बीटी इंडोटॉक्सिन जीन, ठीक है। इसमें क्या है, the gram positive bacteria Bacillus thuringiensis produces a crystal toxin called delta endotoxin, ठीक है। इसको हम इंडोटॉक्सिन कहते हैं और इसको लिखा हुआ है डेल्टा इंडोटॉक्सिन। सिंपल सा बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है Bacillus thuringiensis, जो कि इंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है। The इंडोटॉक्सिन इन द स्टमक is a stomach poison, वो पेट में जाके पॉइजन क्रिएट करता है एंड किल्स दी लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स, ठीक है, जब उसको कंज्यूम करेगा। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि इस तरीके से जैसे इंसेक्ट उसको खाता है, ठीक है, वो उसके गट में जाता है
और गट में जाके जो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम और उनके गट में परफोरेशन कर देता है। ठीक है, तो जीन, ठीक है, मतलब जीन मतलब वो डीएनए फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंडोटॉक्सिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बीटी। तो बैसिलस thuringiensis हम क्या करते हैं, उस डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लेते हैं जिसमें ट्राई प्रोटीन ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसको क्लोन कर देते हैं प्लांट्स में। ठीक है, लाइक कॉटन, पोटैटो, मेज, ईटीसी टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक कॉटन। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसजेनिक पोटैटो, ट्रांसजेनिक मेज। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स दिए गए हैं और उनके टारगेटेड पेस्ट दिए गए हैं। जैसे कॉटन है वो किसके लिए रेजिस्टेंट मिल जाता है उसको, बॉलवॉर्म्स के लिए। ठीक है, दूसरा मेज है यूरोपियन कॉर्न बोरर, जो मैंने आपको इमेज दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, राइस तो लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर। टोबैको में अगर हम बात करें तो कटवॉर्म्स, मैंने आपको टोबैको ल्यूटेरा बताया था, ल्यूटेरा बताया था ऊपर। ठीक है, थर्ड है अगर हम बात करें टोमेटो, तो टोमेटो में भी कटवॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है पोटैटो, एग प्लांट सब में क्या है हमारे पास में, कोलोराडो पोटैटो बीटल। तो इन सब को हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है बीटी जीन डाल के, मतलब कॉटन में, मेज में, राइस में, टोबैको में, टोमेटो में, पोटैटो में। तो ये किस तरीके से जीन डाला गया है, बाय ट्रांसजेनिक मेथड। ठीक है, तो ये जो मैंने मेथड पढ़ा था ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन करना बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एक्स्ट्रा जीन, एक्स्ट्रा डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा बीटीजी। सेकंड है प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआई जीन भी कहते हैं। अब देखिए प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इंसेक्ट्स हैव प्रोटीएज इन देयर गट व्हिच आर एंजाइम्स हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब क्या कर रहा है, प्रोटीएज को इनहिबिट करने वाला जीन हम डालेंगे। तो प्रोटीएज इनहिबिटर आर द सब्सटेंसेस इनहिबिट द प्रोटीएजेस एंड अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स। अब सोचिए, जब हमने प्रोटीएज इनहिबिटर डाल दिया, प्रोटीएज नहीं बनेगा तो डाइजेशन होगा क्या प्रोटीन का, नहीं होगा। तो द प्रोटीएज इनहिबिटर जीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन प्लांट। अब ये इनहिबिटर जीन होता कहाँ है, एक प्लांट में होता है, जहां से उसको निकाला जाता है, क्लोन कर दिया जाता है अदर प्लांट में, जिससे ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, ट्रांसजेनिक एप्पल बनाया गया है, ट्रांसजेनिक राइस है, ट्रांसजेनिक टोबैको है, जिनमें पीआई जीन यानी प्रोटीएज इनहिबिटर जीन्स का यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीटीआई कहते हैं, इज अ पीआई आइसोलेटेड फ्रॉम काउपी एंड क्लोन इनटू द टोबैको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सीपीटीआई क्या है, इसको हम काउपी से निकालते हैं, क्लोन किया गया है टोबैको में। दिस ट्रांसजेनिक टोबैको इज रेजिस्टेंट टू हेलियोथिस वेरिएंसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज दी अमाइलेज इनहिबिटर। ठीक है, ये भी क्या है, अमाइलेज इनहिबिटर है, यानी किसी चीज को रोकने वाला है। तो अमाइलेज क्या होता है, अमाइलेज भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के गट में फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अमाइलेज इनहिबिटर हो गया इफेक्ट डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट। ऑब्वियसली जैसे वो प्रोटीन को रोक रहा था, प्रोटीन के डाइजेशन को, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को रोकेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा, डाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इस मेथड से हमने क्या बनाया हुआ है, ट्रांसजेनिक टोमेटो expressing amylase inhibitor have been produced with resistant to Lepidopteran pest। तो ये हो गया अमाइलेज इनहिबिटर। नेक्स्ट है लेक्टिन जीन्स। ठीक है, तो लेक्टिन जीन्स क्या है, लेक्टिन्स क्या होता है, लेक्टिन्स आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द कार्बोहाइड्रेट। लेक्टिन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाते हैं। तो जैसे व्हेन इंसेक्ट फीड ऑन द लेक्टिन्स, जैसे इंसेक्ट लेक्टिन पे फीड करता है, इट बाइंड्स टू द काइटिन इन द पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन ऑफ द मिडगट एंड प्रिवेंट्स अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट। मतलब ये भी न्यूट्रिएंट अपटेक में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया है, ठीक है, कंटेनिंग p-lectin जीन इज रेजिस्टेंट टू द हेलिकोवर्पा वेरिएंसिस। ठीक है, और लास्ट है कि एंजाइम जीन्स। एंजाइम मतलब कोई भी एंजाइम हो सकता है जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जीन्स में कौन कौन से, जैसे अगर बात कर सकते हैं काइटिन के लिए काइटिनेज हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो काइटिनेज एंजाइम जीन एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज जीन हैज बीन क्लोन इनटू प्लांट एंड ईच शोज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं। तो उन इनहिबिटर्स को हम क्या करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन इनहिबिटर जीन को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिनसे इंसेक्ट में क्या हो जाता है, वो एक्टिविटी या फिर जो भी जिसके लिए हम डालेंगे वो एक्टिविटी रुक जाएगी, और फिर प्लांट जो एनिमल जो या फिर कह सकते हैं जो पेस्ट प्लांट पे लग रहा था उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब एक न्यू टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है अपने पास में, दैट इज पिरामिडिंग ऑफ जीन्स या फिर पिरामिडिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, पिरामिडिंग मतलब क्या है, एक जीन है दूसरा जीन, मतलब हम एक ही प्लांट में एक से ज्यादा जीन अगर हम ऐड कर रहे हैं, पढ़िए इसको।
engineering transgenic crops with more than one gene to get multiple mechanistic resistance is called pyramiding of genes. इस एग्जाम्पल में दिया गया है the CPTI gene and P-lectin gene were cloned to produce a transgenic tobacco. ठीक है, ट्रांसजेनिक टोबैको बनाने के लिए CPTI जीन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, कॉपी से निकाल के टोबैको में दिया गया है, एंड P-lectin जीन को हम एक साथ डाल चुके हैं टोबैको में ताकि ट्रांसजेनिक टोबैको बने. ठीक है, ट्रांसजेनिक पोटैटो with which expresses lectin and bean chitinase have been produced. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो दो तरीके के हमने यहाँ पे इनहिबिटर्स को हमने यूज किया है. इनहिबिटर्स नहीं कह सकते, लेक्टिन्स के लिए और काइटिन के लिए, दोनों काइटिनेज एंजाइम हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो जीन इनकॉर्पोरेट किया है. तो कह सकते हैं कि पिरामिडिंग जीन्स मतलब क्या होता है कि अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया है जिसमें एक से ज्यादा जीन होता है ताकि हम मल्टी मैकेनिस्टिक रेजिस्टेंस दे पाए किसी क्रॉप को, दैट इज कॉल्ड पिरामिडिंग ऑफ जीन्स. ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिया है क्या एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी का आइटम में अदर मेथड्स. सबसे पहला है जो पेस्ट है वो रेजिस्टेंस इनके लिए भी डेवलप कर जाता है लेकिन बहुत स्लो. मतलब पहला बेनिफिट क्या है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ट्रांसजेनिक बीटी, पीआई और लैक्टिन्स. ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस डेवलप होगा स्लो. ऑल प्लांट पार्ट्स एक्सप्रेसेस टॉक्सिन्स. ठीक है, एंड सो नो नीड फॉर इंसेक्टिसाइड स्प्रे. मतलब सारे प्लांट के पार्ट्स में ये जो कोई भी पार्ट को उठाएगा उसमें ये टॉक्सिन होगा. ठीक है, थर्ड है नो नीड फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. हमें मॉनिटरिंग करने की नीड ही नहीं है क्योंकि हम कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, कुछ देखने गया नहीं कि पेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की नीड नहीं होती है. और लास्ट है नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. मतलब इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए सेफ है और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को नहीं लगता है. वो जिसके लिए हमने टारगेटेड जीन डाला है बस उनको ही टारगेट करेगा. सो गाइस आई होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा. और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, सर आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं बहुत टाइम से. सो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और मैं भी कुछ दिन के लिए लीव पे था फॉर दी दीपावली एंड छठ पूजा. सो अब से जो मेरी लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू आने वाली हैं. सो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.